गुड मॉर्निंग मित्रों। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की, सरफेस चार्ज डेंसिटी की, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसी भी दो चार्जेस के बीच में एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी या बराबर होगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की। अगर इसको हिंदी में बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेखीय आवेश घनत्व की, उसके बाद क्षेत्रीय आवेश घनत्व की, उसके बाद आयतन आवेश घनत्व की, उसके बाद बात करेंगे किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में एक ऐसे बिंदु की जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी दोनों चार्जों की वजह से। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अगर समय ज़्यादा नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की बात करेंगे। और ये जो वीडियो है ये आने वाले तमाम एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो 12th का एग्ज़ाम हो या कोई भी एयरफोर्स वगैरह का एग्ज़ाम हो, इवन दो अगर कोई भी बच्चा जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है और बेसिक उसका लूज़ है तो वो भी इस वीडियो को आराम से देख सकता है और अपने बेसिक को मजबूत कर सकता है। आप सभी लोगों से बात सिर्फ इतनी सी रहेगी कि आप लोग अपने अपने नोट्स अपने पास से अपने तरीके से बनाते हुए चलें, क्योंकि नोट्स के बनाने के लिए हम समय नहीं देंगे इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो छोटा हो और यूजफुल हो। कुछ इस तरीके से वीडियो का निर्माण किया जाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक। तो इसी बीच में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की। किसकी? लीनियर चार्ज डेंसिटी की। लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी की अगर बात करें, हिंदी में बोले तो रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व की अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि रेखा या फिर लीनियर से हम लोगों को साफ साफ समझ में आ रहा है कि किसी भी लाइन की बात करेंगे, और लाइन के रूप में हमें पता है कि हमारे पास कंडक्टर तार होता है या रॉड होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी 1 मीटर स्क्वायर लंबाई का तार ले लें या कंडक्टर ले लें, उस पर जितना चार्ज उपस्थित होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की लेंथ पे टोटल चार्ज जितना भी प्रेजेंट होगा वही क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। अगर हम ये तार ले लें या कोई भी एक कंडक्टर ले लें तो इसके 1 मीटर स्क्वायर का अगर हम लोग 1 मीटर का अगर हम लोग लेंथ ले लें, सॉरी मैं मीटर स्क्वायर बोल रहा हूँ, 1 मीटर का अगर हम लोग लेंथ ले लें तो इस 1 मीटर के दौरान जितनी भी चार्ज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस तार पे, वो क्या कहलाएगा? हमारा रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। और इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 मीटर स्क्वायर में अगर हम लोग लैम्डा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टोटल चार्ज के रूप में, तो Q बटे क्या आ जाएगा हमारे पास? L। L यहां पे क्या है? लेंथ है उस तार की, यानी कि द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन अ यूनिट मीटर लेंथ ऑफ द वायर और कंडक्टर वुड बी नोन एज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। किसी एकांक लंबाई वाले तार में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी? रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगी। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो भाई साहब देखो, Q का कूलॉम होता है, L का मीटर होता है, तो कूलॉम पर मीटर हो जाएगा। कूलॉम पर मीटर हो जाएगा। अच्छा, ये तो इसकी यूनिट आ गई। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला या फिर विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? तो डायमेंशनल फॉर्मूला या विमीय सूत्र निकालेंगे। तो विमीय सूत्र का फॉर्मूला हम लोग सीधे सीधे हमें पता है, यूनिट हमारे पास क्या है? कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर, बार बार मीटर स्क्वायर आ रहा है। अब कूलॉम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q बराबर क्या होता है? IT होता है। I मतलब करंट और T मतलब टाइम, और नीचे क्या है? मीटर है। मीटर मतलब लेंथ, मीटर। तो I का होता है मात्रक एम्पियर, समय को T से रिप्रेजेंट करेंगे, और मीटर लेंथ होती तो L से। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला वो आ जाएगा AL की पावर -1 और T। बस ये हमारा विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करने वाले हैं, रेखीय आवेश घनत्व हो गया। अब एरिया चार्ज डेंसिटी यानी कि
पृष्ठीय आवेश घनत्व की, एरिया चार्ज डेंसिटी या पृष्ठीय आवेश घनत्व की। तो अब देखो यहां पे जैसे वहां पे रेखा की बात हो रही थी कि एक रेखा में जितना तार, एक एकांक रेखा के भी ऊपर जितना चार्ज प्रेजेंट होगा वही क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। तो सेम उसी तरीके से किसी पृष्ठ के ऊपर, किसी एकांक मीटर स्क्वायर या एकांक क्षेत्रफल वाले पृष्ठ के ऊपर उत्पन्न कुल चार्ज क्या कहलाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाएगा। घनत्व का मतलब गाढ़ापन, ज्यादा लोगों की संख्या की कम लोगों की संख्या, है ना। तो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लें, उसमें देख लें कि चार्ज जिसमें ज्यादा होगा वो ज्यादा पृष्ठीय आवेश घनत्व रखेगा, जिस पे चार्ज कम होगा वहां पे कम पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि अगर मान लो इस बोर्ड को हम लोग माने कि ये 1 मीटर स्क्वायर का है, तो इस पे कुल चार्ज जो होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व या एरिया चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। यानी कि अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो हम लोग क्या कहेंगे, द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन अ यूनिट एरिया, a total charge present in a unit area would be known as the area charge density and its unit would be coulomb, Q का कूलॉम हो जाएगा और A का मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट हो गई। अगर इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें, विमीय सूत्र की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला या विमीय सूत्र की बात करें तो कूलॉम्ब का फिर से हम लोग IT लिखेंगे और मीटर स्क्वायर का L का स्क्वायर लिख देंगे। तो I का A होता है, टाइम का T होता है और L स्क्वायर नीचे है, L ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा L की पावर माइनस का 2A और T, ठीक है। और इस तरीके से हमें इसका विमीय सूत्र भी मिल जाएगा, इसका यूनिट मिल जाएगा। इसी तरीके से अब हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की या आयतन आवेश घनत्व की। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या आयतन आवेश घनत्व, तो जैसा कि सरफेस में कहा, जैसा कि लीनियर के बारे में कहा, वैसे ही हम लोग कहेंगे वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम के बारे में यानी कि आयतन आवेश घनत्व के बारे में हम लोग कहेंगे कि किसी एकांक आयतन में उपस्थित कुल चार्ज की संख्या को क्या कहेंगे, आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। द यूनिट, द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम वुड बी नोन एज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। किसी भी एकांक आयतन में उत्पन्न आवेश की संख्या को क्या कहेंगे, आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो एंड दैट वुड बी टोटल Q by V. The total charge present in a unit volume would be known as the volume charge density. अच्छा भाई साहब, अब अगर कुल आवेश अगर किसी एकांक आयतन में उपस्थित है, 1 लीटर मान लो या 1 मीटर क्यूब एक वॉल्यूम है और उसमें हमारा टोटल चार्ज Q है, तो इसका यूनिट हमारा फिर से Q से कूलॉम्ब और V से मीटर क्यूब। भाई इनके तो यूनिट पता ही है। कूलॉम्ब का फिर से हम लोग अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, कूलॉम्ब का क्या हो जाता है, कूलॉम्ब का हो जाता है I इंटू टी, यानी कि A और T ये तो अब हम लोग कर ही चुके हैं, और नीचे मीटर क्यूब का हो जाएगा L की पावर 3, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा L की पावर माइनस का 3 A और T, और बस उठा करके पटक दो सबको एक जगह पे, बस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आप सभी लोगों को समझ में आ रही होंगी, और अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो भाई साहब इस वीडियो को लाइक वाइक करते रहो, ऐसे काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि लाइक वाइक करने के लिए आप लोगों की उंगलियों में बहुत तेज़ दर्द होगा। तो कृपा करके इसको लाइक वाइक कर दो, है शेयर कर दो, तब तक फिर आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे सिर्फ एक चीज़ की, और वो है कि किसी भी दो चार्ज के बीच में स्थित वो बिंदु जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूडली इक्वल होंगी। मैग्नीट्यूडली इक्वल होंगी का मतलब है कि उनकी दिशाएं तो अलग अलग होंगी लेकिन परिमाण क्या होगा, एक जैसा ही होगा। तो हमने मान लो यहाँ पे एक बीच में पॉइंट P ले लिया है, इधर बगल में एक पॉइंट A, दूसरा पॉइंट B। सबसे पहली कंडीशन उस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं
जहां पे पहला चार्ज हमारे पास प्लस का क्यू है, दूसरा चार्ज भी हम लोग प्लस का ही क्यू ले रहे हैं। अगर माइनस का क्यू ले लेंगे तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे आपस में एक दूसरे को और पास आना शुरू कर देंगे, तो इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। हम लोग फिलहाल उस बिंदु पे बात कर रहे हैं क्योंकि यहां से भी रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, यहां से भी रेडियली आउटवर्ड निकलेगी। तो बिंदु P पर जब हम लोग बात करेंगे तो यहां पे भी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, दोनों की अपोजिट होगी। इसकी वजह से ये इधर की तरफ और इसकी वजह से ये इधर की तरफ। अब अगर इसकी वजह से इधर की तरफ अगर हम इसको E1 बोल दें और इसकी वजह से इधर की तरफ अगर हम E2 बोल दें और हम यूं कहें कि ये E1 और E2 दोनों बराबर हैं बिंदु P पर, इस कंडीशन में मान लो हम यहां पे एक R1 डिस्टेंस ले लें जो बिंदु A से बिंदु P तक के बीच की डिस्टेंस है। सिमिलरली इफ वी टेक द R2 डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P टू पॉइंट B, तो भाई साहब अब आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत आसानी के साथ कि बिंदु P पर ये अगर E1 और E2 बराबर हैं तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को काट देंगे, एक दूसरे को उड़ा देंगे। तो भाई E1 और E2 अगर बराबर है, उड़ा देंगे, तो हमने लिख दिया ऐसे E1 और E2 बराबर। अभी सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण की बात कर रहे हैं, इनकी डायरेक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने साइन वगैरह नहीं लगाए हैं। अच्छा, अब यहां पे अगर पॉइंट P पे Q की वजह से जो पॉइंट A पर रखा हुआ है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी K Q बाई, मैं कैपिटल का Q लिख रहा हूं, चलो स्मॉल का ही लिख देते हैं, बटे R1 स्क्वायर, वेयर K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यू नो दैट वेरी वेल। तो भैया इसमें इतना कुछ भी बताने की जरूरत है नहीं, अगर आप लोग यहां तक आ गए हो इस कंडीशन में तो ये सारी बातें समझते होगे। दोनों को तरफ ध्यान से देखो, K से K कटेगा, Q से Q कटेगा, तो R1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी R2 स्क्वायर के बराबर, वेयर R1 वुड बी ऑलवेज इक्वल टू R2। और कंडीशन ये आ जाएगी कि जब भी कोई भी दो एक ही जैसे चार्जेस के बीच में वो बिंदु हम प्राप्त करेंगे जहां पर दोनों चार्जों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, उस कंडीशन में जो दूरी है पॉइंट P की पॉइंट A से और पॉइंट P की पॉइंट B से वो बराबर रहेगी। इससे एक कंक्लूजन एक और निकाला जा सकता है कि जब भी कभी भी एक ही जैसे दो चार्जों के बीच में हम लोग कोई एक ऐसा पॉइंट रखेंगे जहां पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी, वो हमेशा दोनों ही बिंदुओं से बिल्कुल बीचम बीच में स्थित होगी। यानी कि कहा जाए तो ये जो टोटल R होगा वो R1 का कैसा होगा, दोगुना होगा, सेम R2 का भी दोगुना होगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो इतनी बात समझ में आ गई तो अब अगली कंडीशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगली कंडीशन कुछ इस प्रकार से है, अगली कंडीशन कुछ इस प्रकार से है कि अगर हमारे पास मान लो कि फिर से E1 और E2 बराबर हैं, लेकिन इस बार मैंने क्या किया है कि इन चार्जों को भी बदल दिया है, यानी कि इनके मैग्नीट्यूड या परिमाण सेम नहीं रखे हैं, कुछ ना कुछ बदल दिया है। इसको कर दिया है Q1, इसको कर दिया है Q2, तो एक को कर दिया है Q1, एक को कर दिया है Q2, दोनों मिलकर बन गए Q1 Q2। ठीक है, तो भाई साहब अब फिर से वही कहानी चलेगी। कहानी कुछ इस प्रकार से रहेगी कि फिर से Q1 और Q2 के बीच में स्थित वो बिंदु, वो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए फिर हम लिखेंगे भैया E1 बराबर E2। जब E1 बराबर E2 है, उस कंडीशन में अगर हम लोग ध्यान से देखें इस तरफ के लिए, यानी कि पॉइंट P पर Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी K Q1 अपॉन में R1 स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। B पॉइंट पे जो Q2 है उसकी वजह से पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है वो। ठीक है, अगर इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें, K से K कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा Q1 अपॉन R1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू Q2 बटे R2 स्क्वायर। थोड़ा सा इस कंडीशन को और अच्छे से रखेंगे तो Q1 अपॉन Q2 बराबर आ जाएगा R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट का Q1 अपॉन Q2। These all the three results can be applied directly in your questions
द मेन थिंग इज दैट द कंक्लूजन शुड बी नोन बाय योरसेल्फ। ठीक है, मतलब कि कहने का तात्पर्य कुछ यूं हुआ कि ये तीनों के तीनों ही कंडीशन डायरेक्टली क्वेश्चंस में अप्लाई किए जा सकते हैं, बाकायदा या बशर्ते आप लोगों को इनके यूजेस मालूम हो, जो कि न्यूमेरिकल के टाइम पे कराए जाएंगे। चलो, हमें लगता है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया होगा, 10 मिनट के आसपास हो गया होगा, है ना। तो इस वजह से हम लोग अगले वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद मुझे पता है कि 5 मिनट का ही वीडियो हुआ है, 15 मिनट का हो गया है, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। 15 मिनट में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो के दौरान अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में आई हो तो इस वीडियो को अपने और भी तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम का समय चल रहा है, मौसम बहुत ही शानदार चल रहा है, ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ठंडी के मौसम में हाथ लाइक के बटन पे अगर रखा जाए तो और भी ज़्यादा आनंद आ जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ जल्दी से जल्दी इस वीडियो को भी बहुत लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि पूरे के पूरे जगह पे इस वीडियो को फैलना चाहिए। और आई होप कि आप लोगों का भी एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जा रहा होगा। सभी लोग अच्छा करिए, मेहनत करते रहिए, लगातार एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करिए। इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।